नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4PM न्यूज नेटवर्क। हिमाचल प्रदेश के मेरे कुछ सीनियर जर्नलिस्ट दोस्त वो फोन करके मुझे पूछ रहे थे कि आपका क्या मानना है, हिमाचल प्रदेश के एग्जिट पोल क्यों नहीं दिखाए जा रहे हैं। चुनाव आयोग ने बड़ी सफाई के साथ उन पर रोक क्यों लगाई। अरे भाई, जब हिमाचल का चुनाव अलग हुआ, गुजरात का बहुत देर बाद हो रहा है, तो दो राज्यों के चुनाव को आपस में कैसे जोड़ा जा सकता है। और इतने लंबे समय के बाद मतगणना क्यों कराई जा रही है। हिमाचल की पहले कराई जा सकती थी, छोटा सा राज्य, छोटी सी सीट है। कौन है जो नहीं चाहता कि हिमाचल प्रदेश का सच सामने आ जाए। कौन है जो नहीं चाहता कि हिमाचल के सेब की कहानी सामने आ जाए। अडानी भैया का सेब कितनी गर्मी पैदा कर गया हिमाचल का चुनाव में, ये सब सामने ना आ जाए। चुनाव आयोग किसके इशारे पर काम कर रहा है और क्या कारण है कि गुजरात के चुनाव पे हिमाचल के एग्जिट पोल का असर पड़ सकता था, इसकी पड़ताल करूंगा मैं आज के वीडियो में। जरूर सुनिएगा और एक सहयोग आपसे, अगर आप लगातार सुनते रहते हैं हमको और मानते हैं हम गोदी मीडिया नहीं है, तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। गुजरात में हमने 4PM गुजरात लॉन्च कर दिया है। जिस तरह आप 4PM यूपी के लिए आप सब्सक्राइब किए हैं, 4PM बिहार सब्सक्राइब किए, इसी तरह 4PM गुजरात करिए। और रोज रात को 9:15 पे लोग लाइव करते हैं, वो भी जरूर देखिएगा। अब बात करते हैं चुनाव आयोग की। भारत के चुनाव आयोग के कामकाज को आमतौर पर दो भागों में बांटा जाता रहा है। एक बहुत बढ़िया शेर एक बीच में मुझे याद आया कि मेरी जिंदगी दो हिस्सों में बटी है, एक जैसे ईसा के जन्म से पहले और एक ईसा के जन्म के बाद। ऐसी मेरी मोहब्बत दो हिस्सों में बटी है, एक तो उससे मिलने से पहले और एक तो उससे मिलने के बाद। बड़ा प्यार भरा एकदम मुझे मैं जब चुनाव आयोग की बात कर रहा था तो मुझे लगा बहुत गुस्से वाली बातें नहीं होनी चाहिए, तो मुझे प्यार भरा ये शेर याद आ गया, तो मैंने सोचा सुना दूंगा आपको। तो मैं बात कर रहा था, चुनाव आयोग भी दो हिस्सों में बांटा जाता रहा है, एक 1990 के पहले और दूसरा 1990 के बाद। जवाहरलाल नेहरू के दौर से लेकर विश्वनाथ प्रताप सिंह के दौर तक चुनाव आयोग और निर्वाचन सदन को एक उबाऊ जगह, बोर जगह, बेकार जगह माना जाता था। कोई आईएएस, कोई ब्यूरोक्रेट वहां जाना ही नहीं चाहता था, लगता था कि बेकार है। हालांकि तब भी सत्ताधारी नेता चुनाव आयोग की स्वायत्तता का पूरा सम्मान करते थे, लेकिन वह ग्लैमर नहीं था। अब एक किस्सा सुनाता हूं मैं आपको। दिसंबर 1990 में एक रात एक पूर्व कैबिनेट सेक्रेटरी कांग्रेस अध्यक्ष राजीव गांधी से मिलने 10 जनपद पर पहुंचे। उनकी राजीव गांधी से अच्छी दोस्ती थी। दोनों चॉकलेट खाने और कॉफी पीने के शौकीन थे। इतनी अच्छी दोस्ती थी कि एक दूसरे के पॉकेट में हाथ डालकर चॉकलेट निकाल लिया करते थे। राजीव गांधी के समय में वो कैबिनेट सेक्रेटरी रह चुके थे, लेकिन विश्वनाथ प्रताप सिंह ने आते ही उन्हें रुखसत कर दिया था। इन महाशय ने राजीव गांधी को बताया कि प्रधानमंत्री मुझे मुख्य चुनाव आयुक्त बनाना चाहते हैं, लेकिन मैं वहां जाना नहीं चाहता। उनकी बात सुनकर पहले तो राजीव गांधी बुरी तरह चौंक गए और फिर बोले, वो दाढ़ी वाले उस दिन को पूरी जिंदगी घोसेंगे जिस दिन आपको ये ऑफर उन्होंने दिया था। बहरहाल बात आई गई हो गई। इन महोदय को अगले 6 साल के लिए मुख्य चुनाव आयुक्त CEC बना दिया गया। और फिर जो हुआ वो उन दाढ़ी वाले शख्स ने तो ज्यादा नहीं भोगा, लेकिन उनकी नेता बिरादरी के अधिकांश लोगों के लिए नए मुख्य चुनाव आयुक्त बुरा सपना बन गए। इन CEC महोदय की लोकप्रियता इतनी बढ़ गई कि सचिन तेंदुलकर और शाहरुख खान भी इनके सामने फीके लगने लगे। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर वो दाढ़ी वाले शख्स और उनके बनाए गए मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे, तो चलिए मैं आपको बता देता हूं। वो दाढ़ी वाले शख्स थे उस समय के प्रधानमंत्री चंद्रशेखर, और जिन्हें उन्होंने मुख्य चुनाव आयुक्त बनाया था उनका नाम था TN शेषन। शेषन ने आते तमाम राजनीतिक दलों की नींद उड़ा दी। वो तमाम ऐसे फैसले लेने लगे जो सिर्फ आदर्श आचार संहिता नाम की पोथी में ही बनते, और आमतौर पर उससे पहले कोई उन्हें हाथ भी नहीं लगाता था, क्योंकि मुख्य चुनाव आयुक्त बनने वाले अधिकांश लोग तो वहां सिर्फ रिटायरमेंट से ठीक पहले का टाइम काटने आते थे।
शेषन के जमाने में इतने न्यूज चैनल तो थे नहीं, लेकिन प्रिंट मीडिया की भरमार थी। यूं कहें कि मीडिया आज की तुलना में काफी ताकतवर थी और उनसे सत्ता के पसीने छूट जाते थे। उसी मीडिया में इलेक्शन से संबंधित सर्वे भी छपते थे, लेकिन शेषन साहब तो सबके छक्के छुड़ाने में लगे थे। शेषन ने बूथों की वीडियोग्राफी, मतदाता पहचान पत्र, आदर्श आचार संहिता का कड़ाई से पालन, अर्धसैनिक बलों की तैनाती और इन सब के साथ जो भी चुनाव, चाहे राज्यों के हों या लोकसभा के हों, एक साथ हो रहे हों, उन सबका कोई भी एग्जिट या ओपिनियन पोल जारी करने पर अंतिम दिन की वोटिंग खत्म होने तक रोक लगाने का नियम सख्ती से लागू करवाना शुरू कर दिया। शेषन के फरमान एक तरह से चुनावी कायदे कानून की जैसे गीता और बाइबल बन गया, यानी एक ऐसा नियम कानून जो शेषन के रिटायर होने के बाद भी जारी रहा। इन्हीं कायदे कानूनों को सख्ती से लागू करवाने के चक्कर में 2002 में गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी जी और उस वक्त के मुख्य चुनाव आयुक्त जी.एम. लिंगदो के बीच वॉक युद्ध की नौबत आ गई थी, तू तड़ाक की नौबत आ गई थी। गुजरात दंगों के बाद के उन्मादी हिंदुत्व की सनक पर सवार तब लोगों को लिंगदो का पूरा नाम जेम्स माइकल लिंगदो बताते ताकि लोग उनका धर्म जान सके। लेकिन जब मोदी जी प्रधानमंत्री बन गए तो उसके बाद का चुनाव आयोग शायद अपनी संवैधानिक स्वायत्तता भूल गया और सरकार के अधीन एक ऐसे दफ्तर की तरह काम करना शुरू कर दिया कि जैसे उसका अस्तित्व ही नहीं है। याद रखिए, सुप्रीम कोर्ट, चुनाव आयोग और सीएजी ये तीनों सरकार के अधीन नहीं होते, लेकिन इस समय के जो हालात है उस पर कुछ भी कहना बेमानी है। अब तो लगता ही नहीं कि ये टी एन शेषन वाला चुनाव आयोग है। चुनाव आयोग ने कैसे गड़बड़ शुरू की, जरा मैं इसको भी बताता हूं, सुन लीजिए। परंपरा यह है कि 3 महीने के अंदर जहां कहीं भी चुनाव होने हैं उन सब राज्यों का, और यदि लोकसभा का भी चुनाव है तो उसका भी चुनाव एक साथ अनाउंस किया जाता है। एक साथ चुनाव प्रक्रिया को चुनाव आयोग खत्म करवाता है। पिछले साल आपने देखा होगा कि आसाम, बंगाल, केरल, तमिलनाडु, इन सबके चुनाव एक साथ घोषित हुए और एक साथ ही चुनाव प्रक्रिया संपन्न हुई। लेकिन इस बार जब चुनाव आयोग को गुजरात और हिमाचल प्रदेश का चुनाव संपन्न कराना था, तब चुनाव आयोग ने यह परंपरा तोड़ दी। पहले हिमाचल का चुनाव घोषित किया गया और उसके तकरीबन 2 हफ्ते बाद, ताकि प्रधानमंत्री जी गुजरात में कुछ और अनाउंसमेंट कर सकें, कुछ और फीते काट सकें, इसलिए बाद में घोषित किया गया। चुनाव आयोग की इस तरह की हरकत की चारों तरफ आलोचनाएं हुई, लेकिन क्या फर्क पड़ता है चुनाव को। चुनाव आयोग मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा कि हम तो एम्पायर हैं, लेकिन अब उनकी एम्पायरिंग पर लोगों का भरोसा उसी तरह से उठता जा रहा है जैसे कभी क्रिकेट में शकूर राणा जैसे पाकिस्तानी एम्पायर और डेरल हेयर जैसे ऑस्ट्रेलिया एम्पायर पर लोगों का भरोसा उठ गया था। अगर आप क्रिकेट के शौकीन हैं तो आप इन दोनों की कहानी जानते हैं। भाई, आखिर दोनों राज्यों के चुनाव की घोषणा एक साथ क्यों नहीं की गई, और जब एक साथ नहीं की गई तो काउंटिंग एक साथ क्यों करवाई जा रही है। आखिर हिमाचल के वोटर्स को 36 दिनों तक क्यों इंतजार करवाया जा रहा है। पेच कहानी में यही है। और इन सबसे बढ़कर यह बात मुद्दा बन रही है कि जब एक साथ चुनाव घोषित नहीं हुए तो हिमाचल का एग्जिट पोल प्रसारित करने से चैनलों और मीडिया पोर्टल को क्यों रोका जा रहा है। वैसे भी जब चुनाव आयोग को भी कुछ लोग गोदी आयोग ही मान रहे हैं, जिस तरह गोदी मीडिया इसी तरह गोदी आयोग मान ही रहे हैं, तो भला इन बेचारे गोदी मीडिया वालों से इतनी नाइंसाफी क्यों। उन्हें हिमाचल का एग्जिट पोल क्यों नहीं दिखाने दिया जा रहा। क्या हिमाचल में कुछ गड़बड़ है? क्या अहमदाबाद में साहब की सेवादारी को परीता लग सकता है? दरअसल लोग जानना चाहते हैं कि एक साथ चुनाव घोषित होने की दशा में लागू किया जाने वाला नियम अलग अलग चुनाव घोषित किए जाने की दशा में क्यों लागू किया जा रहा है। क्या सत्ताधारी दल का हितों को सुरक्षित रखना चुनाव आयोग का काम है, या लोकतंत्र को सुरक्षित रखना इसकी जिम्मेदारी है। इन सब गोदीगिरी के खेल से अब लोगों को लगने लगा है कि हिमाचल के वोटर्स ने साहब के साथ साथ 18 रुपये किलो सेब खरीदने वाले साहब के साहब को भी इतना बड़ा करंट लगा दिया है, जिससे आने वाले समय में
सेब की मिठास दिल्ली की सत्ता को खटास का पुख्ता इंतजाम करने वाली है। लोग कह रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं, सोशल मीडिया पे लिख रहे हैं कि साहेब को पता है कि हिमाचल में क्या होने जा रहा है और ये पत्ते खुल गए। अगर ये पिटारा खुल गया, ये गुजरात के चुनाव से पहले तस्वीर सामने आ गई, तो गुजरात का मामला गड़बड़ा जाएगा। गुजरात को समझ आ जाएगा कि अब देश में होने क्या वाला है। लिहाजा पिटारे को बंद रखा जाए। चुनाव आयुक्त हाजिर हैं, उद्योगपति हाजिर हैं, जो तुमको हो पसंद हम वही बात करेंगे। ये शहरी उद्योगपति भी, साहब के दो दोस्त भी और चुनाव आयुक्त भी निभाने को तैयार हैं। हम बताते रहेंगे सच। आप देखते रहिए 4 PM। हमारे बाकी चैनल सब्सक्राइब करिएगा, अपनी राय से अवगत कराइएगा। नीचे एक मेल आईडी है, मेल जरूर कीजिएगा। आपका प्यार हमारे लिए बहुत बड़ी पूंजी है, इसे बनाए रखिएगा। शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू।